हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वन से। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा पढ़ाई लिखाई? तो आज है 29 तारीख 29 अप्रैल 2026 और आज हम फिर से लेकर आए हैं पेपर एसएससी जीडी कांस्टेबल का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं और ये ऑल शिफ्ट रहने वाला है भाई। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। ड्यूरिंग रिवॉल्ट ऑफ 1857 वेयर डिड सन हेनरी लॉरेंस लीड द डिफेंस ऑफ द ब्रिटिश रेसिडेंसी। 1857 के विद्रोह के टाइम पे सर हेनरी लॉरेंस ने ब्रिटिश रेसिडेंसी की रक्षा का नेतृत्व कहाँ पे किया था? हमारे पास ऑप्शन है दिल्ली है, कानपुर है, लखनऊ या फिर झांसी। प्लीज़ बताइए क्या आंसर होगा हमारा। सारे लोगों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा। डेली में ऐसे ही एसएससी जीडी और बाकी जितने भी पेपर होंगे सबका रिव्यू लेकर आऊँगी, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेकर आऊँगी, लेकिन एनालिसिस लेकर नहीं आऊँगी। सो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। सो अगर हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा हेनरी लॉरेंस कानपुर से था। और इस टाइम पे कानपुर से इंडियन कौन थे? तो यहाँ पे तात्या टोपे और नाना साहब। तात्या टोपे रहेंगे और कौन थे? तात्या टोपे और नाना साहब यहाँ पे लीड कर रहे थे। नाना साहब, है ना। और अगर दिल्ली से बात करें तो बहादुर शाह जफर सेकेंड थे, जिनको बाद में रंगून मतलब वर्मा भेज दिया गया था। लखनऊ से बेगम हजरत महल थी। लखनऊ से कौन था? बेगम हजरत महल यहाँ से लीड कर रही थी। और इसके साथ साथ झांसी से हमारी लक्ष्मीबाई जी, रानी लक्ष्मीबाई जी 1857 के विद्रोह को यहाँ पे लीड कर रहे थे ये लोग, है ना। ठीक है, हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा कहाँ पे? तो हमारा आंसर हो जाएगा भाई कानपुर इज़ द राइट उत्तर हियर। बी फॉर कानपुर। और ये हेनरी लॉरेंस कहाँ से लीड कर रहे थे? तो अवध से, ठीक है, कानपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। फॉर विच पोएटिक वर्क वॉज सुमित्रानंदन पंत अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस ज्ञानपीठ अवार्ड इन 1968। सुमित्रानंदन जी की किस कृति के लिए उनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था 1968 में? हमारे पास ऑप्शन है पल्लव है, गुंजन है, चिदम्बरा या फिर ग्राम्या। सारे के सारे लोग बताएंगे। अब सुमित्रानंदन पंत की बात करें तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले हिंदी कवि हैं। हिंदी कवि हैं, याद रखिएगा, हिंदी कवि हैं ये। सुमित्रानंदन पंत जी कौन से कवि हैं? तो हिंदी कवि हैं। अब हमारा आंसर जो रहेगा वो रहेगा चिदम्बरा के लिए इनको ज्ञानपीठ मिला था। कब मिला था? 1968 में। ओके, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया दोस्तों, सारे लोगों से गुजारिश है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहेंगे। थैंक यू। डेली वीडियो आएगा आपको। ऑफिशियली इन विच ईयर वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस? एमएसपी की बात हो रही है। अभी किल्लत चल रही है भाई, गेहूं की स्लॉटिंग नहीं हो रही है। आपको भी पता होगा, मुझे भी पता है ना। तो अभी गेहूं की स्लॉटिंग नहीं हो रही है, मतलब कुछ ग्लिच आ रहा है। ऑफिशियली इन विच ईयर द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया? आधिकारिक तौर पर भारत में पहली बार न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा किस वर्ष लागू की गई थी? 1950, 51, 60, 61, 66, 67 या फिर 75, 76? सारे के सारे लोग बताएंगे क्या आंसर हो जाएगा। और एमएसपी जो आया था, देखिए हमारा 51, 50 और 51 में तो हमारा 5 ईयर प्लान चल ही नहीं रहा था। 51 हमारा 51 से स्टार्ट हुआ था 5 ईयर प्लान। 60, 61 की बात करें तो हमारे पास ये कौन सा 5 ईयर प्लान चलेगा? यहाँ पे आंसर हमारा जो रहेगा वो रहेगा 66 और 67। आंसर जो रहेगा 66 और 67 इज़ द राइट उत्तर हियर। और यहाँ पे क्या था हमारे पास? यहाँ पे हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन चालू हो गया था भाई। तो पहली बार एमएसपी आया था, ग्रीन रेवोल्यूशन, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और ग्रीन रेवोल्यूशन जैसे ही याद आए तो एमएस स्वामीनाथन जी का नाम याद आ जाना चाहिए आपको। एमएस स्वामीनाथन जी इंडिया के हमारे ग्रीन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन माने जाते हैं। वर्ल्ड के माने जाते हैं नॉर्मन बोरलॉन्ग जी। तो प्लीज़ इनको ना याद रखिए, नॉर्मन बोरलॉन्ग जी, ठीक है, याद रखिए। आंसर हमारा सी फॉर चेन्नई हो जाएगा। ओके, हालांकि 2 बार लिख दिया मैंने, एनीवे। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1956 से लेके 1961 तक यहाँ पे हमारा सेकेंड 5 ईयर प्लान चल रहा था। और ये हैवी इंडस्ट्री से रिलेटेड था। हैवी इंडस्ट्री से रिलेटेड था इसका जो पर्पस था। पहला वाला एग्रीकल्चर था, है ना। 1966 से 69 तक हमारे एक साल के प्लान चले थे। और 75 से 76 तक, मतलब 69 से लेकर 74 तक। और ये हमारा 5वां नंबर का 5 ईयर प्लान चलेगा। आगे चौथा नंबर का आगे बढ़ेंगे। हाउ मेनी मेन डायमेंशंस आर यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? एसडीआई की बात हो रही, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की। मानव सूचकांक की गणना के लिए कितने मुख्य आयामों का यूज किया जाता है? और आपको ये बताना है ये कौन कौन से किया जाता है, करा भी कौन कौन सा जाता है। चलिए बताइए। हमारे पास ऑप्शन है 2, 3, 4 या फिर 5। मानव विकास सूचकांक, अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास। अब एचडीआई की बात करें ना तो यहाँ पे 3 डायमेंशन है कैलकुलेट करने की। कितने डायमेंशन? 3 डायमेंशन। अब ये 3 डायमेंशन में क्या है तो देखिए हमारे पास है लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ।
पहला जो है लॉन्ग, कितना लंबा जीते हैं और आप कितने हेल्दी लाइफ जीते हैं, कितना अच्छे से लाइफ जीते हैं। तो पहला तो हमारा होता है लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। दूसरा क्या होता है, दूसरा हमारा होता है भाई नॉलेज, नॉलेज कितना आपके पास नॉलेज है, आप कितना पढ़े लिखे हैं, है ना। आगे बढ़ेंगे, तीसरा हमारे पास क्या है, तो तीसरा हमारे पास स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आपका रहने का तरीका कैसा है, तौर तरीके कैसे हैं, किस आप बहुत रिच हैं या फिर बहुत पुअर हैं या फिर मिडिल क्लास कैटेगरी हैं या फिर बेरोजगार हैं मेरी और आपकी तरह वो नहीं है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो 3 आयाम है जहां से हम SDI की गणना करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन विच ईयर डिड द एस्ट्रोनॉमिकल कम्युनिटी रिलीज द फर्स्ट एवर रियल इमेज ऑफ ब्लैक होल। भाई ब्लैक होल की रियल इमेज किसने दी थी, खगोल विज्ञान समुदाय ने पहली बार ब्लैक होल की वास्तविक तस्वीर कब जारी करी थी, 2015, 2017, 2019 और 2021। प्लीज आंसर। ब्लैक होल की भाई सबसे पहले ब्लैक होल का अच्छे से तस्वीर किसने दिया था, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ये इवेंट हॉराइजन टेलीस्कोप से दिया था। इवेंट हॉराइजन HORIZON क्या है भाई, हाँ RIZON सही है। इवेंट हॉराइजन टेलीस्कोप से यहाँ पे इसको देखा गया था। और कब देखा गया था, 15 में, 17 में, 19 में, 20 में। तो आंसर हमारा रहेगा 2019 में। और आपको पता है अप्रैल के महीने में ही, जैसे आज 26 अप्रैल है तो 10 अप्रैल 2019 को ये देखा गया था, मतलब ब्लैक होल की रियल तस्वीर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन अ फाइनेंशियल इमरजेंसी बी डिक्लेयर्ड। फाइनेंशियल इमरजेंसी कब डिक्लेयर हो सकती है, किस आर्टिकल के तहत। देखिए 110 रुपया हमारे पास क्या है, ये मनी बिल है। डिसाइड करेंगे मनी बिल है कि नहीं है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल को घोषित किया जा सकता है, पैसा नहीं है तो वित्तीय आपातकाल। आर्टिकल 352, 356, 360 या फिर 368, सारे के सारे लोग बताएंगे। और अगर हम बात करें, देखिए हमारा जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है 36 रुपया में, 360 में हम फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं कि भाई पैसे नहीं है, मंदी चल रही है इंडिया में, है ना। इंडिया में क्या है, मतलब इंडिया में नहीं, मतलब देश में मंदी चल रही है, ऐसा करके। देश में क्या चल रहा है, तो देश में मंदी चल रहा है, ऐसा करके, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 बताइएगा। प्लेयर ICC पुरुष वनडे विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे बनाया गया था, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ट्रेविस हेड या फिर मोहम्मद सामी। अब ये क्वेश्चन तो भाई मेरे ख्याल से बन ही जाना चाहिए। ऐसा कुछ भी क्वेश्चन नहीं इसमें कि नहीं बने, ऐसा कुछ भी नहीं इसमें कि नहीं बने। हमारा जो आंसर रहेंगे वो रहेंगे विराट कोहली साहब है ना, बी फॉर बॉम्बे। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द हाईएस्ट रैंक ऑफिसर इन अ पुलिस स्टेशन। भाई कौन होता है, DSP है, SHO है, SSP या फिर कांस्टेबल। अब भाई पुलिस ऑफिसर वाले बताइए अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बढ़िया क्वेश्चन बन जाता है। चलिए बताइए आंसर क्या हो जाएगा हमारा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और मेरी गुजारिश है, आप सभी से गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को लाइक कर दिया करिए, सेशन को शेयर कर दिया करिए और सब्सक्राइब मार दिया करिए। इसका आंसर आप बताओगे कमेंट सेक्शन में। अच्छा क्वेश्चन है, बंगाल का नवाब कौन सा नहीं था, नहीं कौन सा नहीं था, मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान, सिराजुद्दौला या फिर औरंगजेब। अरे भाई साहब ये कैसा क्वेश्चन पूछ लिया है कि मतलब मैं क्या बताऊं, है ना। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, है ना। अब देखिए अगर हम बात करें मुर्शिद कुली खान की, ये सबसे पहले बंगाल के पहले गवर्नर थे। कौन से, स्वतंत्र गवर्नर, सुनिए स्वतंत्र गवर्नर थे। उसके बाद सिराजुद्दौला है, अली वर्दी खां। औरंगजेब भाई कभी बंगाल नहीं गया, औरंगजेब कभी बंगाल नहीं गया। ये मुगल शासक था, मुगल एम्परर था, है ना, मुगल एम्परर था जो कि काफी क्या था, कट्टर था, तो मुगल एम्परर था। तो डी आंसर हो जाएगा हमारा सही उत्तर, बंगाल का ये नवाब कभी नहीं बना। क्वेश्चन नंबर 10, इन द कंटेक्स्ट ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स व्हाट डज द टर्म नॉन गैजेटेड पोस्ट मीट। सरकारी नौकरी के संबंध में नॉन गैजेटेड ऑफिसर का क्या मतलब है। ऑफिसर हुज नेम इज पब्लिश्ड इन द गजट, एम्प्लॉय हुज नेम इज नॉट पब्लिश्ड इन द गवर्नमेंट गजट। थर्ड ऑप्शन है ओनली कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय या फिर चौथा है रिटायर्ड ऑफिसर्स। नॉन गजटेड ऑफिसर जो होता है जिसका नाम भाई नहीं प्रकाशित होता है किसमें, गजट में, तो आंसर बी फॉर बॉम्बे रहेगा। नॉन गजटेड ऑफिसर का क्या मतलब होता है सरकारी ऑफिसर में। गजटेड ऑफिसर मतलब जिसके पास एक अथॉरिटी होती है, जैसे डॉक्टर है, जैसे कोई कॉलेज का एक प्रिंसिपल है, एक ये रिप्यूटेड पोस्ट मानी जाती हैं, या फिर कोई IAS है, तो ये सारी गजटेड ऑफिसर की पोस्ट होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस माइक्रो मिसाइल सिस्टम डेवलप्ड टू काउंटर ड्रोन अटैक। हमारे पास स्वदेशी ड्रोन हमलों का मुकाबला करने के लिए विकसित भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली विच वन।
प्रलय है, भार्गवास्त्र है, आकाश या फिर नाग। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है और ये इंडिजिनस है। अब प्रलय तो नहीं है, भार्गवास्त्र हमारा सही उत्तर होगा, बी फॉर बॉम्बे। ये इंडिजिनस है और स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली का यूज करके ये ड्रोन हमलों का मुकाबला करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, और इसके बारे में एक एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिएगा कि 6 किलोमीटर दूर से ये ड्रोन को ख़त्म कर सकती है। तो 6 किलोमीटर दूर से ये डिटेक्ट करती है और ड्रोन को ख़त्म करती है ना, ड्रोन को मार गिराती है। तो याद रखिएगा, ख़त्म करती है 6 किलोमीटर दूर से। ओके, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे सुनिए दोस्तों, लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और क्या करना है, और सब्सक्राइब मार देना है। बाकी आपको पता है कि मैं दूसरा चैनल है मेरा विराट विजन के नाम से, जिसमें मैं डेली मॉक टेस्ट लगवा रही हूँ। अभी 9 बजे से मॉक टेस्ट चलेगा, थोड़ी देर से, तो प्लीज़ ज़रूर ज्वाइन करें, है ना। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ेंगे। इफ़ द लॉस ऑफ आइटम, अरे ये मैथ्स का क्वेश्चन है, SPCP का क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेना। हु रिलीजेस द होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI इन इंडिया एवरी मंथ। होलसेल प्राइस इंडेक्स कौन यहाँ पर रिलीज करता है? RBI, नीति आयोग, ऑफिसर ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। होलसेल प्राइस की बात हो रही है, तो देखिए होलसेल प्राइस की अगर हम बात करें तो RBI को पैसे से मतलब, पैसा छापता है, ये पैसों को क्या करता है, पैसा छापता है। नीति आयोग की बात करें तो ये कौन सी नीति लागू करनी चाहिए जिससे देश है हमारा आगे बढ़े, मतलब प्लानिंग कमीशन का योजना आयोग का जो काम था वही काम नीति आयोग का भी है ना। आंसर हमारा C फॉर चेन्नई रहेगा, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन एस्ट्रोनॉमी व्हाट इज ओरियन। ओरियन क्या है भाई? ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। सारे के सारे लोग बताएं ओरियन क्या है। एक प्लैनेट है, एक कॉन्स्टलेशन है, सैटेलाइट या फिर गैलेक्सी। देखो सैटेलाइट और प्लैनेट तो नहीं है भाई साहब। अब हमारे पास क्या बचा, एक कॉन्स्टलेशन या फिर गैलेक्सी। तो भाई कॉन्स्टलेशन है, बी फॉर क्या हो जाएगा हमारा, बॉम्बे हो जाएगा। बी फॉर क्या हो जाएगा, बॉम्बे हो जाएगा। और ओरियन को हम हंटर भी कहते हैं, वो हंटर के शेप का लगता है, सोया, है ना। ठीक है, और इसको हम एक शिकारी या फिर हंटर के नाम से भी जाना जाता है, एक शिकारी या फिर हंटर, ओरियन। ओके, लवली दोस्तों, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 15। अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल द अपवर्ड बुयोएंट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अकॉर्डिंग किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल किसके बराबर होता है? खड़े हो जाए जरा, फिजिक्स केमिस्ट्री वाले प्लीज खड़े हो जाइए। द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, द डेस्टिनी ऑफ द फ्लूइड, द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड या फिर द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। वस्तु के भार के, द्रव्य के घनत्व के, विस्थापित द्रव्य के भार के या फिर वस्तु के आयतन के। आर्किमिडीज का सिद्धांत, और आर्किमिडीज का सिद्धांत हमारा जो रहेगा अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये हमारा हो जाएगा वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक मैंने क्वेश्चन कराए जो कि शिफ्ट फन नहीं है, यहाँ पे शिफ्ट सेकंड और शिफ्ट थर्ड के कुछ क्वेश्चन, मतलब कि मैं कहूँगी कि ये एनालिसिस नहीं है बट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये। अब आगे बढ़ेंगे हम। हमारे पास है पत्र लेखन, आपको पता है बहुत ज़्यादा है, लेटर राइटिंग बहुत ज़्यादा है। तो मैंने कहा चलो मैं कुछ लेटर राइटिंग लेती हूँ। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप यहीं पे वीडियो को छोड़िए और चले जाइए, हाँ लाइक ठोकते हुए जाइएगा। बाकी हिंदी मीडियम से हैं तो चलिए। अब यहाँ पे प्रसिद्ध कवि का सही वर्तनी बताना है। तुलसीदास जी का सही वर्तनी क्या है? अब मुझे नहीं लगता है ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, गलत होना चाहिए किसी का, है ना। तो तुलसीदास का पहले ही वाला हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तुलसादास है, तुलसीदासा है ना। एक ए फॉर एप्पल। आगे बढ़ेंगे। हमारे पास है पत्र लेखन की प्रमुख विशेषता इनमें से कौन सी है? अत्यधिक विस्तार होता है, कठिन एवं संस्कृत निष्ठ भाषा होती है, संक्षिप्तता और स्पष्टता होती है या फिर केवल मौखिक अभिव्यक्ति होती है। भाई पत्र को देखिए हम लिखते हैं तो मौखिक, मुंह से ओरल थोड़ी हो जाएगा, गलत। अब उसके बाद हमारा क्या बचा? उसके बाद हमारे पास बचा अत्यधिक विस्तार। नहीं भाई, एक ही पन्ने में लिखना होता है, एक पन्ना जो होता है A4 साइज का, उसी में हम पत्र लिखते हैं। कठिन एवं संस्कृत निष्ठ भाषा, भाई ऐसी भाषा लिखेंगे जो हमें समझ में आ जाए, कठिन नहीं लिखेंगे। तो आंसर हमारा C रहेगा। ये आप एलिमिनेशन से भी जाते तो भी आपको डेफिनेटली बन जाता। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। औपचारिक पत्र मतलब फॉर्मल लेटर में किस अंग का उपयोग नहीं होता है? दिनांक है, अभिवादन है, विषय संकेत या फिर प्रेषक का नाम। जब भी फॉर्मल लेटर जाएगा तो क्या नहीं होगा? देखिए फॉर्मल लेटर में हम कहते हैं ग्रीटिंग्स मानते हैं, तो यहाँ पे हम अभिवादन नहीं करते हैं, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून कहते हैं, ग्रीटिंग्स कहते हैं या फिर हेलो सर और मैडम। ठीक है, तो आंसर हमारा जो रहेगा वो रहेगा अभिवादन नहीं होता है, बी फॉर बॉम्बे नहीं होता है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। अपने सगे संबंधी और मित्रों को लिखे जाने वाले पत्रों को क्या कहा जाता है? अनौपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र, सरकारी पत्र या फिर व्यावसायिक पत्र? सगे संबंधी और मित्रों को लिखे जाने वाला तो इनफॉर्मल या फिर अनौपचारिक हम कहेंगे। औपचारिक तो आप अपने कलीग को लिखते हैं, अपने बॉस को लिखते हैं। सरकारी पत्र सरकारी डिपार्टमेंट को लिखते हैं। व्यावसायिक पत्र किसको लिखेंगे? व्यवसाय से रिलेटेड जब भी काम रहेगा तो लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, चिरंजीवी और प्रिय जैसे संबोधन शब्दों का यूज किसके लिए किया जाता है? अधिकारियों के लिए, छोटे संबंधियों के लिए, दादाजी के लिए, प्रधानाचार्य के लिए। चिरंजीवी, चिरंजीवी का संबंध किससे है? तो मुझे लगता है चिरंजीवी और प्रिय, आपका छोटे भाई होगा, छोटा भाई होगा तो चिरंजीवी और प्रिय लिखेंगे। तो छोटे संबंधियों के लिए मतलब एज से हमारे मेरी एज से कम का या फिर आपकी एज से कम को हम क्या लिखेंगे? चिरंजीवी या फिर प्रिय। आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन लेटर राइटिंग आ रहा है, मैंने उससे कुछ रिलेट करके जो भी क्वेश्चन आए हैं उससे रिलेट करके क्वेश्चन बनाया है। हालांकि कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे जब भी आप मैच करेंगे तो ठीक है। आगे बढ़ेंगे। यदि आपको आयकर विभाग ने से टैक्स माफी के लिए पत्र लिखना है तो आप किसे पत्र लिखेंगे? पुलिस अधीक्षक को, आयकर अधिकारी को, बैंक मैनेजर या फिर मुख्यमंत्री को? देखिए भाई साहब, इसमें क्या ही करना था। मुख्यमंत्री का क्या काम है यहाँ पे, बैंक मैनेजर का क्या काम है, पुलिस अधीक्षक क्या करेंगे? आयकर अधिकारी से माफी मांगना है तो जिससे टैक्स माफी की बात करनी है आप उन्हीं को लिखेंगे। आयकर अधिकारी के हाथ में होता है टैक्स माफी करना। इन्विटेशन लेटर किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? अनौपचारिक, सरकारी पत्र, कार्यालय आदेश या फिर व्यावसायिक पत्र? हमारे पास इन्विटेशन लेटर है, जैसे आपका वेडिंग इन्विटेशन होता है, सिमिलरली आंसर हमारा भाई इनफॉर्मल लेटर है। जैसे आपकी शादी होगी, आप इन्विटेशन कार्ड भेजेंगे, है कि नहीं? तो उसी में इन्विटेशन जो रहेगा वो हमारा इनफॉर्मल लेटर है, अनौपचारिक है। ऑफिस ऑर्डर हमेशा किसको द्वारा प्रेषित किया जाता है? कनिष्ठ द्वारा वरिष्ठ को, एक मित्र द्वारा दूसरे मित्र को, वरिष्ठ अधिकारी द्वारा कनिष्ठ अधिकारी को या फिर छात्र द्वारा प्रधानाचार्य को। ऑफिस की बात हो रही है, कनिष्ठ मतलब होता है छोटा, वरिष्ठ मतलब होता है बड़ा, मतलब रैंक की बात हो रही है यहाँ पे। मित्र द्वारा तो और प्रधानाचार्य द्वारा तो नहीं रहेगा, बचा कनिष्ठ द्वारा वरिष्ठ को या फिर वरिष्ठ द्वारा कनिष्ठ को। बताइएगा प्लीज, अच्छा क्वेश्चन बन जाता है ये। और हमारा क्या आंसर हो जाएगा? ऑफिस ऑर्डर कौन देता है? ऑर्डर ऑलवेज कौन देता है? तो सीनियर देता है जूनियर को। तो आंसर हमारा सी फॉर चेन्नई रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इनमें से कौन सा पत्र का अंग भूल गए तथ्यों को अंत में जोड़ने के लिए यूज किया जाता है? आप जैसे लेटर लिख रहे हैं, लेटर में कुछ आप इंपॉर्टेंट पॉइंट भूल गए तो यहाँ पे अभिवादन है, मुख्य सामग्री है, पोस्ट स्क्रिप्ट या फिर दिनांक? प्लीज बताइए क्या आंसर हो जाएगा? तो देखिए अभिवादन नहीं, गलत हो जाएगा। मुख्य सामग्री हम कैसे भूल सकते हैं? हम पोस्ट स्क्रिप्ट डाल के लिखेंगे, यहाँ पे दिनांक नहीं रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अनौपचारिक पत्रों में मुख्य रूप से किस चीज का अभाव होता है या फिर क्या नहीं लिखा जाता है? दिनांक है, पत्र का विषय है, सिग्नेचर या फिर प्रेषक का पता? तो देखिए पता तो सब जगह डालना पड़ता है, चाहे वो औपचारिक हो चाहे वो अनौपचारिक हो। हाँ ये है कि आप पत्र का विषय मत डालिए क्योंकि आप अपने यार दोस्त करीबी संबंधी को दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये मत लिखिए कि मैं ये किसके लिए किस काम के लिए आपको पत्र लिख रहा हूँ। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। बस स्टैंड के पास आवारा लड़कों के व्यवहार की शिकायत करनी और FIR दर्ज कराने के लिए पत्र किसको लिखा जाएगा? आयकर अधिकारी को, शिक्षा अधिकारी को, थाना अध्यक्ष महोदय को या फिर संपादक को? तो ये वाला क्वेश्चन भी बन जाएगा, कुछ भी बताने लायक था नहीं। हालांकि लेटर राइटिंग बहुत ज़्यादा आ रहा है तो मैंने कहा वाई नॉट टेकिंग सम क्वेश्चंस ऑफ लेटर राइटिंग, है ना। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है भाई, एनालिसिस नहीं है। मैं बार बार मना कर रही हूँ एनालिसिस को, क्योंकि आपको भी पता है कि SSC ने हमारे मुंह और हाथ सब बंद करके रखे हैं। सो या थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी या बने रहिए। और हाँ सुनिए, लाइक कर दीजिएगा सेशन को, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब मार दीजिएगा। और इसके अलावा मैं विराट विजन चैनल, मेरा एक दूसरा चैनल है, इसमें मैं डेली करवा रही हूँ SSC मॉक टेस्ट लाइव, जो कि PYQ रहता है। मॉक टेस्ट नहीं कहूँगी, PYQ है, जो कि अभी मेरे ख्याल से हमारा 2025 का 15 सितंबर 2025 का मॉक टेस्ट चल रहा है। टाइमिंग जो है हमारे पास ये है 9:05 PM से लेकर 11:30 PM तक एवरीडे। तो प्लीज़ मुझसे जुड़ना ना भूलें। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी या। एंड जिनका भी पेपर है दोस्त SSC GD का, उनको ऑल द बेस्ट एंड गुड विशेस। थैंक यू सो मच, बाय बाय, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।